नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एलडीसी के सिलेबस में जो वैदिक गणित हमने पढ़ी है, आज उसी वैदिक गणित का पूरी जो क्लासें ले रखी है उन सभी का रिवीजन हम इस क्लास में देखेंगे। देखो, हमने जब पहली क्लास ली थी उस टाइम पर बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे अपने पास और उन शब्दों के बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ महत्वपूर्ण शब्द में अपना एक शब्द था एकाधिकेन। एकाधिकेन एक शब्द था और इस शब्द के बारे में मैंने बताया था एक अधिक। ये क्लास रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको इसमें अपन एग्जाम्पल कम ले लेंगे, क्योंकि पहले की जो क्लासें हैं उन क्लासों में हमने डिटेल से पढ़ रखा है सब चीज़ों को। आज हम रिवीजन करेंगे। ऐसा ही हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे। जो अपने एक टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद एक या दो क्लास में उसका रिवीजन करेंगे। तो एकाधिकेन की बात थी तो वहाँ पर एक अधिक। एक अधिक का मतलब जैसे 3 का एकाधिकेन मतलब क्या होगा, 3 से एक अधिक और वो हो गया 4। इसके साथ ही था एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का था तो उसमें था से पहले एक अधिक। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब था से पहले एक अधिक। जैसे इसको समझेंगे तो अगर 34 में लिख रहा हूं और मैं कहता हूं कि 4 का एकाधिकेन पूर्वेण बताओ, तो 4 से पहले एक अधिक मतलब 4 से पहले क्या है 3, तो इसको लिखने का तरीका होगा 4 से पहले एक अधिक मतलब 3 का एकाधिकेन क्या हो गया 4 और ये 4 एज इट इज। तो एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है से पहले एक अधिक। इसके बाद एक न्यून की अपन ने बात की थी। एक न्यून, एक न्यून का मतलब होता है उसमें से सीधा एक घटा दो मतलब एक कम। इसके लिए मैं कहूं आपसे कि यही अपन एग्जाम्पल एक ही लेके चल रहे हैं 34, और इस 34 में 4 का एक न्यून बोलूं तो 4 का एक न्यून होगा, ये 4 के नीचे डॉट लगेगा मतलब एक घटाना है, ये हो गया 33। एक न्यूनेन पूर्वेण, ये 4 शब्द है। एक बढ़ाना, एक आगे वाले में बढ़ाना, एक घटाना, एक आगे वाले में घटाना। से पहले एक कम। वही बात कि 34 में 4 का एक न्यूनैन पूर्वेण बताओ, तो ये 34 इससे एक पहले वाले में से एक कम मतलब हो गया 24। ठीक है, 4 शब्द की बात की। इसके बाद आगे देखो, अगले शब्द की चर्चा करते हैं। आप सभी ने देखा था कि चरमांक की बात भी अपन ने की थी, और चरमांक का मतलब होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक, कोई संख्या वही अपन 34 लेते हैं, इकाई का अंक क्या 4, तो ये क्या हो गया चरमांक। इसके बाद एक था निखिल अंक। निखिल अंक था मतलब चरमांक के अलावा जो संख्या बची वो क्या थी निखिल अंक। निखिल अंक में क्या आ गया 3। चरमांक निखिल अंक हो गया। एक था परम मित्र अंक। परम मित्र आपका कौन होता है, आपका खास दोस्त। और परम मित्र अंक का ये मतलब होता है कि 4 का परम मित्र अंक क्या होता है कि 4 को ऐसी संख्या जोड़ो कि ये 10 हो जाए, तो परम मित्र अंक हो गया 6। मतलब वो है दोस्त आपका जो आपको क्या बना दे 10 बना दे। तो जितनी आपकी संख्या है उसको 10 बना दे, उसे कहते हैं परम मित्र अंक। परम मित्र अंक के बाद में एक अपन ने पढ़ा था विनकुलम, और विनकुलम का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ये ऋणात्मक चिन्ह होता है भाई। ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है, उसे ही क्या कहते हैं विनकुलम कहते हैं। जैसे 3 का ऋणात्मक चिन्ह अपने हिसाब से अपन ऐसे लिखते हैं, वैदिक गणित में इसको ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है
3 का विनकुलम अंक। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनकी हमें परिभाषा समझो, उनकी डेफिनेशन, उनके बारे में वो क्या होते हैं, उनकी बातें अपन ने की थी। तो इनका नॉलेज अपने को होने चाहिए जब अपन वैदिक गणित पढ़ रहे हैं। तब मतलब अपन ने जब शुरुआत की थी, आपने क ख ग ABCD पढ़ी थी, वो ये क्या है, वैदिक गणित के कुछ शब्द हैं। इन्हीं तरह से आप कह सकते हो कि ये वैदिक गणित की क्या है, ABCD है। इनके बारे में चर्चा होने के बाद जब मैं आगे पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पहले ये बात कर ली थी सारी, उसको रिवीजन आज कर ही रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना और उसकी विधियां हमने पढ़ी थी। एक तो थी एकाधिकेन पूर्वेण विधि, दूसरी विधि थी अपनी अनुरूपेण विधि, तीसरी विधि थी सूत्र निखिलम विधि, चार नंबर पे थी अपनी संकलन व्यकलन, और 5 नंबर पे थी द्वंद्व योग विधि। ये क्या थी, अपनी 5 विधियां थी। इनके कुछ उपनाम भी थे। सूत्र निखिलम विधि को अपने यावदूनम तावदूनम कृत्य वर्ग च योजयेत नाम था। संकलन व्यकलन को इष्ट संख्या विधि भी कहते थे। द्वंद्व योग विधि को ऊर्ध्व तिर्यक विधि भी कहते थे। तो ये नाम भी अपन ने देखे थे। अब जो अपनी विधियां थी, एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में आपने कहा था। तो यह एक तो किसके होती है, जिसका इकाई अंक चरमांक क्या हो, 5 हो। इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो इसमें स्टेप की ये संख्या, खंड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इकाई अंक जिसका 5 होगा उसमें ये अप्लाई कर सकते हो। इस विधि में कितने पद होते हैं, तो 2 पद होते हैं। विधि के बारे में हमने एक पूरा वीडियो दे रखा है, वहां पर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगली विधि थी अपनी अनुरूपेण विधि। और अनुरूपेण विधि किसके लिए होती है, एक तो 2 अंकों की संख्या है उसके लिए प्रयुक्त होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके खंड कितने हैं, खंड 3 हैं। और खंड के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, a + b का क्या करना है, होल स्क्वायर। और वो क्या होता है, a² 2ab और b² आपको याद रखना है। यहाँ पर a और b क्या हो जाएगा, वो 2 अंक हो जाएंगे, ab का हो जाएगा। तो ये वाला आपको याद रखना है, यहाँ से ab का स्क्वायर मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो अनुरूपेण विधि 2 अंकों के लिए प्रयुक्त होती है, खंड 3 होते हैं, 1 2 3 खंड हो गए। संकलन व्यकलन विधि, जब संकलन व्यकलन विधि करोगे तो इसमें क्या होती है, इष्ट संख्या, और इष्ट संख्या होती है जो शून्यात संख्या बना दे। मतलब यह विधि, इष्ट संख्या का मतलब है कि उसमें शून्यात संख्या बना दे। और इष्ट संख्या विधि में वर्ग करते हैं, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या था, वर्ग का फॉर्मूला था संख्या + 3 संकलन व्यकलन विधि का था। संकलन व्यकलन विधि में हम देखते हैं, संकलन व्यकलन विधि में आपके था कि वर्ग, किसी संख्या का वर्ग आप करोगे तो वो था संख्या + 3 और संख्या -3, और उसके साथ 3 का क्या करना था, वर्ग करना था। मतलब संख्या में इष्ट संख्या जोड़ना था, इष्ट संख्या घटानी थी, और क्या करना था, इष्ट संख्या में 3 का वर्ग करना था। तो इष्ट संख्या ये 3 नहीं, यहाँ पे इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या। और इष्ट संख्या का मतलब क्या होता है, इष्ट संख्या का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को शून्यात बना दे। जैसे 53 की बात करें तो इसमें इष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 7।
इष्ट संख्या क्या हो जाएगी 3। अब मैंने कहा था कि वो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तो 7 और 3 में से न्यूनतम क्या है 3, तो इष्ट संख्या का मान होगा 3। ठीक है, तो इष्ट संख्या का ध्यान रखना है कि वो क्या कर दे, शून्यात संख्या बना दे। मतलब ये या तो 50 बना दो इसको या 60 बना दो। तो संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या, और प्लस करना है इष्ट संख्या का क्या वर्ग। ये किसमें है, संकलन व्यकलन, मतलब जोड़ो घटाओ। संख्या में इष्ट संख्या जोड़ो, संख्या में इष्ट संख्या घटाओ, प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। इसके बाद सूत्र निखिलम विधि, इसमें अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो आधार वाला, एक उपाधार वाला। 2 फॉर्मूले काम आते हैं, आधार और उप आधार वाला। तो आधार वाले में होता है संख्या प्लस विचलन, और यहां होता है विचलन का वर्ग आधार वाले में। तो और उप आधार वाले में होता है कि उप आधार अंक, और फिर उसको गुणा करना है संख्या प्लस विचलन से, और यहां पर होता है विचलन का वर्ग। फिर अगली थी द्वंद्व योग विधि, और इस द्वंद्व योग विधि में अपने को क्या करना था, द्वंद्व योग निकालना था। हमने देखा था एक अंक का द्वंद्व योग, उस अंक का क्या करना होता है, अंक का स्क्वायर करना होता है। 2 अंक के लिए क्या करना होता है, दोनों का गुणा और उसको 2 से गुणा। 3 अंक की बात आती है तो पहले जैसे ए बी सी कोई है तो पहले और तीसरे को तो गुणा, ए सी का गुणा इंटू 2 प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से हमने वहाँ पे पूरा आपको समझा रखा था। और फिर उस संख्या का क्या करते हैं, जैसे कितनी अंकों की संख्या हो तो उसमें इस तरफ से पहले एक संख्या का द्वंद्व योग, फिर 2 अंकों का, फिर 3 अंकों का, ऐसे करते हुए बढ़ाते हुए जाना है। लास्ट में 4 अंकों की संख्या है तो 4, फिर यहाँ 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे चलना था। तो ये था वर्ग ज्ञात करने का सिस्टम। 5 विधियां अपने पास थी, और ये 5 विधियों के नाम, इनके उपाधार, आधार, जो भी दूसरे नाम थे वो याद करने। सवाल मैंने कहा था बन सकते हैं कितने खंड होते हैं, इनमें खंड के कौन से पद के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल बन सकते हैं। तो वर्ग ज्ञात करने की अपन ने 5 विधियों की क्या कर ली, रिवीजन का एक बार के लिए सरसरी तौर से हमने देख लिया। अब वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्गमूल में क्या क्या याद रखने हैं वो देख लेते हैं। कि वर्गमूल में इकाई का अंक जिस संख्या का 2, 3 और 7 और 8 होगा तो वह संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मतलब किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कोई संख्या मिलती है तो हमें पहले उसका देखना है इकाई का अंक। क्या इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वहीं खत्म। एक अपन ने देखा था कि वर्गमूल में जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें 0 है वो क्या होंगे, सम होंगे, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अगर n अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में n/2 अंक अथवा n+1/2 अंक होते हैं, कोई n अंक की संख्या है, इसके आप वर्गमूल लोगे तो उसमें पदों की संख्या या तो होगी n/2 या होगी n+1/2। ये कब कब होगी, जब n का मान सम है तो सीधी संख्या वर्गमूल में संख्या n/2 मिलेगी आपको। जब ये n का मान विषम है तो आपको ये क्या मिलेगी, n+1/2 संख्या मिलेगी। किसमें, वर्गमूल में। एक बात होती है बीजांक की। बीजांक का मतलब मैंने समझाया था, किसी एक संख्या है उसके सभी जितने भी अंक है उन अंकों का योग, और वो भी कितना, एक अंक में, मतलब 1 से 9 तक। अगर इनको जोड़ते हैं 2 डिजिट आते हैं तो उनको फिर से जोड़ना है। तो उन अंकों का योग
अगर क्या होता है 1, 4, 7 और 9 मिलता है, तब तो वह क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगर इनमें से नहीं मिलता है बीजांक, तो वह संख्या क्या नहीं होगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर बीजांक का मान ये है तो वो संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या देखने के लिए एक तो अंक, इकाई का अंक देख सकते हैं, जीरो की संख्या देख सकते हैं और एक बीजांक देख सकते हैं। पूछ लेते हैं कि इस संख्या में पूर्ण वर्ग में वर्गमूल जब आप निकालोगे तो कितने अंक होंगे। तो हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, उसके अंक गिनेंगे और सीधा, या सम संख्या है तो n/2 कर देंगे, विषम संख्या है तो n+1/2 कर देंगे। इसके बाद वर्गमूल निकालने की विधियां थी। वर्गमूल निकालने की विधियों में हमने देखा था कि पहले एक संख्या ले लेते थे और उस संख्या में पहले डिजिट को देखते थे कि ये किसका किसका हो सकता है। तो यहाँ 4 मेरे को पता है, या तो 2 को गुणा करने पर 4 मिलता है या 8 को गुणा करने पर 4 मिलता है। अब 38 जो है वह किस से छोटा है भाई, तो 6 का वर्ग करते हैं तो 36 से बड़ा है, तो यहाँ 36 कर देते हैं। अब देखो मैं कहता हूँ 65 का मुझे वर्ग निकालना आता है, और वो क्या होता है कि इस 6 को 5 का 1 अधिक 6 और 6 का गुणा करूँगा मैं किससे, 7 से। ये 6 का गुणा किससे करूँगा, 7 से। कितना हो गया, 42। 42 इससे छोटा है या बड़ा है ये, तो ये 38 क्या है, छोटी संख्या है। मतलब ये वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। यहाँ से अपने को निकालना है कि इसका जो मीडिएटर है वह ये 6 है, उसको उसके 1 अधिक से गुणा करना है। जब 6 का आप 1 अधिक से गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप देख सकते हो 65 का वर्ग कैसे होता है। 5 का हो जाएगा 25, 6 को कर दो 1 अधिक से गुणा, 7 छंग 42। क्या 42 और 25 से ये ज़्यादा है? अगर ये ज़्यादा होती संख्या तो 68 का वर्ग होता। 4225 से ये संख्या कम है, मतलब ये 62 का वर्ग होगी। तो आप 6 का 7 से गुणा कर लो, उसके हिसाब से देख सकते हैं, छोटी है तो छोटी वाली संख्या, बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या। या इन दोनों के बीच में 5 वाले डिजिट की वर्ग निकाल सकते हैं। अपने को पता है किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 होता है तो एकाधिकन पूर्वेण विधि यह कहती है कि 5 का कर दो वर्ग, उस संख्या को 1 अधिक संख्या से कर दो गुणा। तो 6 का 1 अधिक से गुणा 7 छंग 42, 5 का कर दिया 25। 65 का वर्ग एकाधिकन पूर्वेण विधि से आप आसानी से निकाल सकते हो। और देख लिया, इससे छोटी संख्या मतलब छोटे वाले का मान होगा, बड़ी संख्या मतलब बड़े वाले का मान होगा। तो इस टाइप से इकाई का अंक यहाँ से मिल जाता है, दहाई का अंक यहाँ से ले लेते हैं। तो 5 अंकों की संख्या तक हम आसानी से यह निकाल सकते हैं। इसके बाद में अंकों में कुछ जोड़ने भाग देने वाली बात थी। तो जोड़ने भाग देने में इसका निकालते हैं गुणनखंड विधि से। जब गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में 2-2 के पैर बनाएंगे, ए बी बी ऐसे पैर बनते हैं। अगर यहाँ पर ए बी होता है तो इसका पैर बनाने के लिए ए की ज़रूरत, इसका पैर बनाने के लिए बी की ज़रूरत। मतलब उसको ए बी से गुणा करो या भाग दो। मैंने कहा था वर्गमूल में गुणा भाग सेम संख्या से होता है, घन के अंदर क्या होता है, अलग अलग संख्या से होता है, क्योंकि वहाँ 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं। अगर 1 मिल गया तो आपको 2 से गुणा करना होगा, 2 मिल गए भाग की बात होती है तो 1 से भाग देना होगा। तो उसमें अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ गुणा और भाग सेम संख्या से ही होता है। उसके बाद हमने किया था घन ज्ञात करने की विधि। घन ज्ञात करने की 3 विधियां थी अपने पास। एक तो थी अनुरूपेण विधि, दूसरी विधि थी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, और तीसरी थी सूत्र निखिलम। 3 विधियां थी, और इन 3 विधियों में अनुरूपेण विधि वही 2 अंक वाली संख्या के लिए यूज होती है, और इसमें कितने पद है, 4 पद है।
कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, a + b का क्यूब, कौन सा, a क्यूब, 3a² b, 3ab का स्क्वायर b का क्यूब। ये क्या है, अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि का काम यहीं पे खत्म। एकाधिकरण पूर्वेण विधि में कितने समूह, 4 समूह। सूत्र क्या था भाई, a का स्क्वायर इंटू a का डॉट मतलब 1 अधिक, ये किसका सूत्र है, a b का क्यूब। और किस विधि से, अनुरूपेण विधि से। पहला पद हो गया a का स्क्वायर इंटू a का डॉट, डॉट का मतलब 1 अधिक। फिर आता है a का स्क्वायर, इसको करो विचलन से गुणा। अब ये विचलन क्या, विधि देखोगे तब पता चल जाएगा भाई, 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर और b का क्या, क्यूब। विचलन का मान निकालना होता है तो वो होता है 3 इंटू इकाई का अंक, इकाई को अंक को चरमांक भी बोलते हैं, माइनस कर देते हैं 10, तो विचलन मिल जाएगा। ये कौन सी विधि, सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि। इसके बाद आपने पढ़ी थी सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि में थी आधार और उपाधार, 2 फॉर्मूले थे। आधार में था संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर था 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर था विचलन का क्यूब। उपाधार में था उपाधार अंक का स्क्वायर, उसको था संख्या प्लस 2 इंटू विचलन से गुणा। अगला था उपाधार अंक से गुणा 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और अगला था विचलन का क्यूब। इसको गुणा नहीं करना था, इसको और इसको उपाधार अंक से गुणा करना था। यहाँ उपाधार अंक का स्क्वायर, यहाँ सिर्फ उपाधार अंक, ध्यान रखना। देखो घात 2, घात 1, घात 0, बस पहले वाला याद रखना, उसमें कर देना उपाधार अंक का घात 2 से गुणा, यहाँ घात 1 से गुणा, यहाँ घात 0 से गुणा, मतलब 1 से ही गुणा हो गया वो। ठीक है, तो ये कौन सी थी, 3 विधियां अपने पास थी और उनसे हमने घन निकालना सीखा था। इसके बाद था क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना। घनमूल के बीजांक क्या क्या होते हैं, 1, 8 और 9 होते हैं। ये थी बीजांक की बात। जब जिस संख्या का बीजांक 1, 8, 9 है मतलब वह पूर्ण घन संख्या है, और बीजांक इसके अलावा नहीं है 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये अगर बीजांक मिलता है मतलब वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर कोई पदों की संख्या निकालनी होती है तो घनमूल के अंकों की संख्या को करते हैं 3 से गुणा, माइनस कर देते हैं 2। ये घनमूल में अंक, उसको करते हैं 3 से गुणा, माइनस कर देते हैं 2, ये मिलता है घनमूल निकालने में पदों की संख्या। उस विधि से पद मिल जाते हैं अपने पास। घनमूल के लिए वही एक तो था अपने पास, कौन सा, आंशिक, तो वो पीछे के 3 अंक का इकाई में ले लेते थे, और बचे हुए का वही जो छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है उस हिसाब से क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। और एक होती है कौन सी, भागफल विधि। भागफल विधि में वही भाग दो, फिर वही गुणनखंड विधि, उनका जोड़ा बना लो, 3-3 के जोड़े बना लो, फिर वही गुणनखंड देख लो कौन से में कितने की जरूरत है, 3-3 के जोड़े बना के घनमूल मिल जाते हैं। तो ये था अपने पूरा का पूरा वैदिक गणित। मतलब जो पहले की क्लासों में हमने डीपली पढ़ा है, एक की जगह 4-4 उदाहरण लेके पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर हम एक एक विधि के बारे में स्पेशल चर्चा कर रहे थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवीजन किया, इसलिए मैंने फास्टली आपको पूरी वैदिक गणित पढ़ा दी है। तो आप लोग एक बार के लिए रिवीजन के हिसाब से आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत वीडियो देखा जाता है लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम सब्सक्राइब कर रखे हैं। कुछ हैं 10-12% जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई उनका आपको पैसा नहीं देना है, सब्सक्राइबर फ्री में होता है, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारा भी भला हो जाए भाई। धन्यवाद।